चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे, क्लास स्टार्ट करें? स्टार्ट करूं? ठीक है, आप सब अपना माइक ऑफ कर देंगे बेटा, क्लास स्टार्ट हो रही है। तो अपन इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम में अपन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ चुके थे, जिसमें अपन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करे थे। फिर नेचुरल में अपन दो टाइप्स पढ़े थे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। फिर टेरेस्ट्रियल के अंदर आपने 4 टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, हिली इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अपन दो पढ़े थे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर के अंदर थे आपके रिवर, स्प्रिंग, लेक, पॉन्ड एंड स्वैम्प। स्वैम्प मतलब मार्सी प्लेसेस। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि धीरे धीरे क्या होता है, जब किसी वाटर बॉडी में हाइड्रोस्फीयर की प्रोसेस होती है, पढ़े हैं ना अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन में, हाइड्रोस्फीयर की प्रोसेस होती है। तो जैसे जैसे उसके पायनियर स्पीसीज की डेथ होती जाती है, वो जाकर क्या होते हैं, सॉइल डेब्रिस में मिक्स होते जाते हैं और वहां पर मड का, कीचड़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्वैम्प का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे वो प्लेस थोड़ा मार्सी हो जाता है एंड उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह के प्लेस को हम स्वैम्पी या मार्सी प्लेस कहते हैं। फिर आपके मराइन वाटर के अंदर आते हैं आपके सी, ओशन, एस्टुरी, ये सारी चीजें। ये अपन पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। फिर है आप लोगों का कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक एवं संरचना के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो हमने ये देखा था कि किसी भी इकोसिस्टम में 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट जो कि क्या करते हैं, अपने लिए सेल्फ फूड फॉर्मेशन करते हैं, के लिए वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और सेकंड होते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट, जो कि इसके अंडर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि सेल्फ फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकते और अपने फूड एंड एनर्जी के लिए वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट हैं, ये तो चलिए हो गए इकोसिस्टम के आपके कंपोनेंट्स। लेकिन इसके अलावा यदि स्ट्रक्चरली फॉर्म में हम किसी इकोसिस्टम की बात करें, तो इस इकोसिस्टम में कुछ लिविंग थिंग्स भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। तो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम एक साथ बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनके बिना लिविंग थिंग्स का लाइफ चल पाना पॉसिबल नहीं है, हम मतलब लिविंग थिंग्स की लाइफ जिन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, इस तरह के नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरली 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, वो है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक के अंदर ऑल लिविंग थिंग्स आते हैं एंड अबायोटिक के अंदर सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले अपन अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स को अगेन 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फिर हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर आपके सारे गैसेस, मिनरल्स, ये सारी चीजें आती है, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सल्फर, ये सारी चीजें। फिर थर्ड है आप लोगों का क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स। क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स के अंदर जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, जैसा कि लाइट, टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सारी चीजें आती है। ये हो गए आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो बायोटिक कंपोनेंट्स को अगर अगेन 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। इसके अंदर आते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड ग्रुप है आपका कंज्यूमर, जो कि अपने फूड के लिए उन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट रहता है। फिर इस कंज्यूमर को भी 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं, उसमें सारे हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं, मतलब ऐसे एनिमल जो कि वेजिटेशन को एज अ फूड मटेरियल अपटेक करते हैं। फिर है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। इसके अंदर आते हैं फॉक्स, पीकॉक, वोल्फ, जो कि क्या करते हैं,
प्राइमरी कंज्यूमर लेवल को फीड करते हैं। और थर्ड है आपका टर्सरी कंज्यूमर लेवल, जिसके अंदर आते हैं आपके स्नेक, लॉयन, टाइगर, हॉक, ये सारी चीजें जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों तरह के कंज्यूमर लेवल को फीड करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। कंज्यूमर के बाद जो आपके बायोटोटिक कंपोनेंट का थर्ड सब टाइप था वो था डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पेसिफिकली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक सबकी डेथ के बाद उनकी डेड बॉडी को में प्रेजेंट जो कंपोनेंट होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है, उसको डीकम्पोजिशन की प्रोसेस के द्वारा, अपघटन की क्रिया के द्वारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। वो होते हैं आपके डीकम्पोजर्स, जिसके एग्जांपल है फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें। ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। चलिए ठीक है। अब अपन सबसे पहले इकोसिस्टम की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने फर्स्ट इकोसिस्टम पढ़ा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सबने ग्रासलैंड देखा होगा। देखिए मैं आपको जो हम घर में गार्डन बनाते हैं या हम कैंपस में गार्डन्स देखते हैं, मतलब कि हम मैनमेड गार्डन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल ही नेचर में उपस्थित, प्रकृति में उपस्थित घास के मैदानों की हम बात कर रहे हैं, ग्रासलैंड की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ग्रासलैंड जनरली जो आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स के इंटरनल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर मॉइस्चर कंटेंट जो है बहुत अधिक होता है, और जैसा जो सॉइल का, लैंड का जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होता है। तो इस तरह के जो नेचुरल ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो जनरली आइलैंड्स के इंटरनल रीजन में पाए जाते हैं। और जो वर्ल्ड के बहुत लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स प्रेजेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना, यूएसए, आपका नॉर्थ रसिया एंड साइबेरिया में स्थित है, जिसमें से साइबेरिया का ग्रासलैंड जो है वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। मैम रिकॉर्डिंग में रख दीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग में है क्लास। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। मैं नेचुरल ग्रासलैंड की बात कर रही हूँ। नेचुरल ग्रासलैंड आइलैंड्स के इंटरनल रीजन से प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है, एंड एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो ग्रास के ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल होता है। यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होता है, ये एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, उसका एवरेज है 25 to 75 सेंटीमीटर। ये जो एरिया है ये, इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाइट में ग्रासेस प्रेजेंट होती है, सब्स प्रेजेंट होते हैं, और बट ग्रासलैंड्स में ट्रीज नहीं पाई जाती है। ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रासेस, हर्ब्स एंड सब्स तक का जो डेवलपमेंट है प्लांट्स का, सिर्फ वही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रीज नहीं प्रेजेंट होती। यहाँ के सॉइल में ह्यूमस का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत अधिक होता है, और ह्यूमस का कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण इस तरह के एरिया की जो सॉइल्स होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। इस एरिया को आप क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए एज अ फील्ड भी यूज कर सकते हैं। और अपने इंडिया में टोटल 8% बस रीजन है। टोटल इंडिया का अगर आप एरिया देखें तो उस एरिया में ओनली 8% ग्रासलैंड प्रेजेंट है। एंड वर्ल्ड वाइड जो फेमस ग्रासलैंड है वो है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए, नॉर्थ रसिया एंड साइबेरिया में, जिसमें से सबसे फेमस ग्रासलैंड जो है वो साइबेरिया के ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद में अपन ग्रासलैंड के अबायोटोटिक एंड बायोटोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड में जो अबायोटोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमस भी तो अबायोटोटिक कंपोनेंट हुए ना। तो ह्यूमस का कंसंट्रेशन इस तरह के ग्रासलैंड की सॉइल्स में बहुत अधिक होता है। इसके अलावा सॉइल एंड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मिनरल साल्ट्स का कंसंट्रेशन अधिक होता है। गैसेस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों का कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है।
और इन्हीं सारे कंपोनेंट्स का यूज करके प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं ये प्लांट जो है, इन सारे कंपोनेंट्स का यूज करके अपनी ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या करते हैं ये कंप्लीट करते हैं। इसमें काफी सारे एडहेफिक फैक्टर्स जो हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, वाटर, एयर, ये सारी चीजें भी क्या करते हैं इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ग्रासलैंड का ये हो गया आपका बायोटोटिक कंपोनेंट। अब अगर हम बायोटोटिक कंपोनेंट है ना, जैविक घटकों की बायोटोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला लेवल मैंने आपको बताया था होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ग्रासलैंड में सारे मैंने अभी आपको बताया ग्रासेस, हर्बेसियस एंड सर्बेसियस प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर इस एरिया में ट्रीज नहीं पाई जाती। तो ग्रास, हर्ब, सर्ब तीनों तरह के प्लांट में यदि वो क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करते हैं तो उनमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं, इसे ही प्रोड्यूसर ग्रुप कहा जाता है। जिसके एग्जांपल हैं सारे ग्रासेस, स्पेसिफिकली ग्रासेस जैसे कि साइनोडोन डैक्टियोलॉन, स्पोरोबोलस, डाइकैंथियम, डिजिटेरिया, सिम्बोपोगान, ये सारे ग्रासेस आपके प्रोड्यूसर लेवल में आते हैं ग्रासलैंड में। प्रोड्यूसर के बाद आता है आपका कंज्यूमर का लेवल, जो कि अपने फूड के लिए क्या करते हैं प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसमें कंज्यूमर का हम फर्स्ट लेवल की बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रासलैंड में जो हर्ब प्लांट्स होते हैं एंड ग्रासेस होते हैं उनको कंज्यूम करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं वो आपके हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म या हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं आपके बफेलो, काऊ, गोट्स, है ना, रैबिट, माउस, ये सारे आपके क्या आते हैं। और सारे के सारे जो इंसेक्ट्स ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि ग्रासेस को क्या करते हैं एज अ फूड अपटेक करते हैं, ये सारे आ गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर में। इसके अलावा आपके हॉर्स एंड डंकी जो हैं ये भी आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे। प्राइमरी कंज्यूमर लेवल के बाद ग्रासलैंड के सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, मतलब कि मांसाहारी होते हैं। और ये जो कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर का ग्रुप है ये प्राइमरी कंज्यूमर ग्रुप को एज अ फूड अपटेक करता है। प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स आते हैं उनको ये एज अ फूड अपटेक करते हैं। जिसके आपके एग्जांपल्स हैं स्नेक, काफी सारे बर्ड्स, ठीक है, ये सारे इस ग्रुप में आते हैं। हाइना, ये सब आते हैं इस ग्रुप में। फॉक्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद ग्रासलैंड के टर्सरी कंज्यूमर लेवल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल में प्रेजेंट जो एनिमल्स हैं उनको फीड करने वाले जो कंज्यूमर का लेवल होता है वो टर्सरी कंज्यूमर कहलाता है। इन्हें हम टॉप कार्निवोरस एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको फीड करने के लिए, ठीक है, इनको फीड करने के लिए ग्रासलैंड में फिर और कोई कंज्यूमर लेवल नहीं पाया जाता। इसके बाद में आपका जो कंज्यूमर का लेवल है ग्रासलैंड में वो खत्म हो जाता है, इसलिए इसे टॉप कार्निवोरस कहते हैं। इसके अंदर आने वाले एनिमल्स हैं आपके हॉक्स, पीकॉक, ये सारे। इसके बाद में आते हैं आपके लास्ट लेवल जो है डीकम्पोजर। सारे के सारे जब प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद में जो उनके डेड पार्ट्स होते हैं वो सॉइल में ही क्या होते हैं मिलते जाते हैं। और सॉइल में प्रेजेंट जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, फंजाई का ही एक ग्रुप है एक्टिनोमाइसिटीज, वो धीरे धीरे क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करने लगते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद में इनके जो डेड बॉडी से जो एक्सक्रीट होने वाले फिकल मटेरियल होते हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करके उस लिविंग बॉडी में प्रेजेंट जो थिंग्स थे उनको अगेन अबायोटोटिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जैसा कि मिनरल साल्ट, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, इन सब चीजों में नाइट्रोजन इसमें चेंज कर देते हैं। और इस तरह जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होकर ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो कि अगेन उस प्लेस पे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये हो गया आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। समझ में आया सबको? समझ में आया? इसी तरीके से आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये सारे इकोसिस्टम आप पढ़ लेंगे?
हर इकोसिस्टम में आपको सेम पढ़ना है, प्रोड्यूसर पढ़ना है, फिर कंज्यूमर्स के डिफरेंट लेवल्स पढ़ने हैं, कितने कंज्यूमर लेवल आ सकते हैं, और लास्ट में आपको पढ़ना है डिकम्पोजर्स। आप पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे? मैं छोड़ूं अभी इसको? फॉरेस्ट इकोसिस्टम आप पढ़ लेंगे खुद से? इसके बाद में आपका पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी सेम वही चीज है, आपको बायोटोटिक एंड अबायोटोटिक फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहले अबायोटोटिक फैक्टर, फिर बायोटोटिक में आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स के बारे में बताना है। पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ लेंगे? आगे पढ़ाऊं मैं आपको प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता से पढ़ाऊं? चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम की। जैसा कि अपन देखें, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं जो कि फूड प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, और डिफरेंट जो एनिमल्स का ग्रुप है, कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है, वो अपने फूड के लिए उन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहता है। तो वो जो प्रोड्यूसर्स है वो एनुअली कितना प्रोडक्शन करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं, प्राथमिक उत्पादकता के बारे में बात करते हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही फूड मटेरियल बनाएंगे ये जरूरी नहीं है। अपन कुछ बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया के बारे में आप सब जानते होंगे। तो अपन बैक्टीरिया में ये भी पढ़े हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, रसायनों का यूज करके, है ना, जिसे हम रसायन संश्लेषण भी कहते हैं, कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू भी फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी आपके प्रोड्यूसर के ही लेवल में आते हैं। हालांकि इनका नंबर इतना अधिक नहीं है या इनका ग्रुप इतना वास्ट नहीं है, बट ये भी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सारे प्रोड्यूसर्स जो कि फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड का प्रोडक्शन करते हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा रिलेशन क्या होता है, होस्ट से या प्रोड्यूसर से होता है। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये भी दो तरह की होती है। फर्स्ट है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सकल प्राथमिक उत्पादकता, किसी एरिया में प्रेजेंट जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म जब जितना भी फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जितना भी टोटल एसिमिलेशन ऑफ फूड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम एक साथ कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ क्या? ये चैट बॉक्स में मैसेज करिए। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्लियर हुआ आपको? हाँ। उसके बाद में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सेकंड टाइप है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी एरिया में प्रेजेंट पर्टिकुलर एक प्लांट द्वारा किया गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जितनी एनर्जी बनी है उस एनर्जी का ऐसा पार्ट जो कि ऑर्गेनिज्म अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करता है, कंज्यूम करता है, वो आपका कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गया ये? क्लियर हुआ ये? जब कोई प्लांट बॉडी सेल्फ अपना बनाए हुए एनर्जी को अपने ही बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा, तो उस प्लांट बॉडी का जो बायोमास है, जैव भार है, उसमें भी वृद्धि होगी। तो उसी से समझ में आता है कि प्लांट बॉडी ने जो भी फूड का फॉर्मेशन किया है उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी का यूज उसने अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी किया है। तो इस तरह आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट एसिमिलेशन यदि हमको निकालना है कि नेट प्रोडक्टिविटी में एक ऑर्गेनिज्म ने कितने एनर्जी का या फूड का फॉर्मेशन किया है, तो उसके लिए फॉर्मूला है नेट एसिमिलेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन। जब आप वैल्यू पुट करके इस तरीके से अपना नेट एसिमिलेशन मतलब पर ऑर्गेनिज्म कितने फूड का फॉर्मेशन हो रहा है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्लियर है सबको? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबको क्लियर है? मैसेज करें।
चलिए, इसके बाद में आता है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर जितना भी लेवल ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूसर से अपटेक करता है, अपटेक करके जितनी एनर्जी को वो अपनी बॉडी में क्या करता है, स्टोर करके रखता है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जब किसी यूनिट टाइम पे कोई कंज्यूमर प्रोड्यूसर से जितनी भी क्वांटिटी में एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है, एंड स्टोर करके रखने के बाद में क्या होता है, कंज्यूमर की बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, उस फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद भी जितनी भी बची हुई एनर्जी को वो स्टोर करके रखता है, इसे कहा जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ सबको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? बताइए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्लियर हुआ? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बाद में आते हैं हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। आप देखिए यहाँ पे मैं नेट कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। मतलब पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म में कितने एनर्जी का प्रोडक्शन या स्टोरेज होता है, हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी का यदि आपको करेक्ट वैल्यू ज्ञात करना है तो उसके लिए अगेन एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस प्लांट बायोमास यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आप नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी का एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसे कार्बन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, कैसे, सीजी पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। इसके बाद में विटकर 1970 ने डिफरेंट इकोसिस्टम्स के प्रोडक्शन का एनालिसिस किया और उन्होंने ये बताया कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन, ठीक है, उनमें प्रोडक्शन टेम्परेट फॉरेस्ट के कंपैरिजन डबल होता है। जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनका टोटल एनुअल जो प्रोडक्शन होता है वो 18 इंटू 16 पावर 6 किलो कैलोरी होता है, जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो 10.5 इंटू 10 पावर 6 किलो कैलोरी, एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट का 4.3 इंटू 10 पावर 6 किलो कैलोरी का प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन में जो 60% प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स रीजन में होती है। 60%, मतलब जितना भी प्रोडक्शन है उसका 60%, और सबसे ज्यादा जो प्राइमरी प्रोडक्शन देता है वो है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसका जो प्राइमरी प्रोडक्शन रेट होता है वो होता है 1000 to 3000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। जो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं उसके लिए ये रेट है 600 to 2500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और प्राइमरी प्रोडक्शन का जो सबसे हाईएस्ट रेट जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए होता है 2300 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। इस तरह ये था आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर हो गया ये सबको? क्लियर हुआ ये सबको? चलिए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या फंक्शन करते हैं।
तो अब जब हम किसी भी इकोसिस्टम के नेचर की बात करें तो नेचर से पहले हमको उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना आवश्यक है। यदि आपको किसी सिस्टम का स्ट्रक्चर, किसी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ही नहीं पता तो आप उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमको पता है कि जितने भी तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, चाहे टेरेस्ट्रियल के टाइप्स हों चाहे एक्वाटिक के टाइप्स हों, सारे के सारे इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करते हैं। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ये सॉइल एंड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इन सब का यूज एंड रेडिएंट एनर्जी का यूज करते हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स, इन सब का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि इस इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ कि ये सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसी फूड का वो क्या करते हैं, फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट में उसको क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। और इस तरह प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बीच में एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन को लेके आपस में क्या होती, जो भी पारस्परिक क्रियाएं या इंटरेक्शन होता है उन्हीं इंटरेक्शन को एक साथ प्रोसेस कहते हैं। अब इस इकोलॉजिकल प्रोसेस के कारण क्या क्या फिनोमेना होता है, तो पहला फिनोमेना होता है एनर्जी फ्लो का एंड दूसरा होता है मिनरल साइक्लिंग का। एनर्जी फ्लो की यदि हम बात करें तो क्या होता है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर लेवल में एनर्जी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्या होना, उसका डिकम्पोजिशन। मतलब एक के बाद एक एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ही हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। और आखिरी में जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल थे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर से सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं, जिसे मिनरल साइक्लिंग कहा जाता है। तो ये एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग दोनों की क्रियाओं को एक साथ कहा जाता है इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इसे कहा जाता है इकोसिस्टम डायनेमिक्स। और ये जो इकोसिस्टम डायनेमिक्स है ये किसी भी इकोसिस्टम का कोर या मेन प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है और मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं जब उनका क्या होता है, मिनरल साइक्लिंग होता है, तो मिनरल साइक्लिंग की प्रोसेस के थ्रू ये बायोटोटिक टू अबायोटोटिक, अबायोटोटिक से फिर बायोटोटिक, इस तरह कंपोनेंट में ये जो पूरा एक्सचेंज होते रहता है इसी को हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब होता है आपका लैंड, केमिकल का मतलब क्या हो गया आपका केमिकल, रसायन। तो इस ऑर्गेनिज्म, लैंड एंड केमिकल्स ये तीनों मिलके जिस साइकिल को चलाते हैं एंड इकोसिस्टम के अबायोटोटिक एंड बायोटोटिक कंपोनेंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन या सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं, इसे ही कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फूड चेन एंड फूड वेब्स इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य, जब किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर फिर एक साथ सबका डिकम्पोजर, मतलब ये कैसा हुआ, एक ही दिशा में हो रहा है। तो जब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, ठीक है, एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक ही दिशा में, एक दिशी या यूनि डायरेक्शनल होता है, तो इस तरह के चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम फूड चेन कहते हैं। जब इकोसिस्टम में प्रेजेंट जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स या ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन साइक्लिक फॉर्म में या मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय
में होता है या चक्रीय रूप में होता है, साइक्लिक या मल्टी डायरेक्शनल रूप में होता है, फॉर्म में होता है, तो हम इसे फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जब इस तरह का एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो कहलाता है आपका फूड वेब। क्लियर हो गया ये सबको? जैसे कि हम यूनिडायरेक्शनल का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हम एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट आपका ट्रॉफिक लेवल कहलाया प्रोड्यूसर T1। प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि फ्रॉग ने ग्रीन प्लांट्स को अपटेक किया, ये हुआ आपका ट्रॉफिक लेवल 2। अब इस फ्रॉग को स्नेक ने अपटेक किया, तो स्नेक आपका क्या हो गया, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल 3। और फिर इस स्नेक को टॉप कार्निवोरस जैसे कि हॉक ने क्या किया, फूड के फॉर्म में अपटेक किया, तो ये हो गया ट्रॉफिक लेवल 4। तो इस तरह फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में यूनिडायरेक्शनली जब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये आपका कहलाता है फूड चेन। क्लियर है यहाँ तक? फूड चेन में ही एक और एग्जांपल अपन पॉन्ड इकोसिस्टम का देख लेते हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो आपके फाइटोप्लैंक्टन है, ये आपके प्रोड्यूसर के लेवल्स है। प्रोड्यूसर के लेवल्स के बाद में जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स है, जिसमें सारे जू प्लैंक्टन्स आते हैं जो कि इसी हर्बीवोरस फाइटोप्लैंक्टन्स को अपने फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। फिर इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोरस का ग्रुप है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके आ गए स्मॉल फिशेस, उसने उनको यूज किया। टर्सरी कंज्यूमर्स में आपके आ गए लार्ज फिशेस या बगला, आप सब जानते हैं, जो कि फिश को एज अ फूड अपटेक करता है, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर में आपके आ गए हॉक, ठीक है, जो कि लास्ट ट्रॉफिक लेवल है। लेकिन यहाँ पर भी आप एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, तो ये भी आपका कहलाया फूड चेन। क्लियर हो गया? जिस भी इकोसिस्टम में फूड चेन जितना ज्यादा लार्ज होगा, उस इकोसिस्टम में एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन है उतना अधिक होगा, और उतना ही ज्यादा एनर्जी का एंड टाइम का क्या होगा, लॉस होगा। तो बेटर है कि फूड चेन कैसा हो, छोटे से छोटा हो, ताकि एनर्जी का जो कंसंट्रेशन है वो हाई बना रहे। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब अपन टाइप्स ऑफ फूड चेन देखते हैं। टाइप्स ऑफ फूड चेन में जो फर्स्ट फूड चेन का टाइप है आपका प्रीडेटर या ग्रेजिंग फूड चेन। प्रीडेटर में मैंने आपको बताया था, परभक्षी अपनी कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म को छोड़कर दूसरे कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड अपटेक करना, वो कहलाता है प्रीडेशन। प्रीडेशन के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, ठीक है, यानी हम ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं। प्रेडेटर और ग्रेजिंग फूड चेन जिसके एग्जांपल्स है, फर्स्ट है आपका अपन पॉन्ड इकोसिस्टम से देखते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को फीड करते हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को फीड करती है फिशेस। ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासेस में आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया ग्रासेस, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए रैबिट, रैबिट को अपटेक करते हैं टाइगर। ग्रासेस में ही आपका एक और प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसा कि हो गया ग्रास को फीड करता है माउस, माउस को फीड करता है हॉक। अब इसी को थोड़ा सा लंबा एक फूड चेन देखते हैं कि फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर है ग्रासेस, ग्रासेस को फीड किया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को फीड किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक ने। तो इस तरह आप देख रहे हैं जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा हो रहा है, आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। तो जो प्रेडेटर या ग्रेजिंग फूड चेन होता है, इसमें हमेशा जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय रूप में होता है। फिर सेकंड है आपका पैरासाइटिक फूड चेन। जो पैरासाइटिक फूड चेन है ये लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म में जाकर वो क्या होता है, खत्म होता है। कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, मतलब अभी तक आपने जो भी देखा वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चल रहा है, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कैसे चल रहा है। हम पैरासाइटिक की बात कर रहे हैं तो देखिए प्लांट पैरासाइटिक भी होते, कस्कुटा, अमरबेल एक एग्जांपल है। अमरबेल
बेल का जो प्लांट है वो बहुत बड़ा होता है, छोटा सा होता है क्या? नहीं, बड़ा होता है। तो ये जो कस्कुटा है ये अपने मिनरल एंड साल्ट्स फूड मटेरियल के लिए एक दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट रहता है, उस प्लांट के साथ में बिल्कुल क्या होता है, लिपट जाता है और उस प्लांट से अपने लिए फूड मटेरियल को अपटेक करता है। बदले में धीरे धीरे क्या होता है, उस किसके द्वारा अपटेक करता है, तो हिस्टोरिया जो स्कांग इसमें पाया जाता है, उस हिस्टोरिया के द्वारा वो धीरे धीरे अपने होस्ट प्लांट से मिनरल साल्ट्स को एब्जॉर्ब करते रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब होस्ट में अपने ही बॉडी को सरवाइव कराने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बचती और धीरे धीरे क्या होती है, होस्ट की डेथ होती चले जाती है। होस्ट की डेथ होगी तो उसका डेड पार्ट जाकर सॉइल पे मिलेगा और क्या होगा, डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चल रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाला फूड चेन होता है, लेकिन ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। फिर आपका थर्ड टाइप ऑफ फूड चेन है जिसमें आते हैं आपके सेप्रोफाइटिक या डिट्रेटर फूड चेन। इसमें क्या होते हैं, इस तरह का जो फूड चेन होता है इसमें जो डेड ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडीज या डेड पार्ट होते हैं उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस के थ्रू, एंड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिकम्पोजिशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। इसको डिकम्पोजर्स फूड चेन, सैप्रोफाइटिक फूड चेन या डिट्रेटर फूड चेन भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आपके बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसिटीज हैं। नेचर में ये जो सैप्रोफाइटिक या डिट्रेटस फूड चेन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो सॉइल में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका डिकम्पोज करके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू अर्थ को क्लीन रखने का कार्य करते हैं, साथ साथ मिनरल साइक्लिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आ गया सबको समझ में? ये सबको समझ में आया? इसके बाद में है आपका फूड वेब। तो मैंने बताया कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में जब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल ना होकर एक दिशीय ना होकर बहुदिशीय हो, मल्टी डायरेक्शनल हो या साइक्लिक फॉर्म में हो तो हमको जाल नुमा संरचना, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, जो भी चेन में प्रेजेंट जो एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कोई ना कोई इंटरैक्शन दिखाते हैं और इंटरैक्शन दिखाने के कारण हमको इंटरलॉकिंग पैटर्न, नेटवर्क लाइक संरचना दिखाई देती है। इसे ही हम फूड वेब कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ फूड वेब? चैट बॉक्स में मैसेज करिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, इसके बाद फूड वेब का सबसे पहले अपन ग्रासलैंड का इकोसिस्टम देखते हैं। अब ग्रासलैंड में क्या प्रेजेंट है, वेजिटेबल या ग्रासेस आप कह लीजिए। उन ग्रासेस को माइस भी अपटेक कर सकता है, रैबिट भी कर सकता है, डियर भी कर सकता है। अब ये माइस, रैबिट एंड डियर तीनों को कौन कौन फीड कर सकते हैं? माइस, रैबिट एंड डियर तीनों को कौन कौन फीड कर सकते हैं? श्रूड, स्नेक और ओवल कर सकते हैं। अब ये श्रू, स्नेक, ओवल इन सब को एक साथ फीड करने का कार्य कौन करेगा? लॉयन। और उसके बाद में सबकी डेथ के बाद, सबके डेथ का टाइमिंग अलग अलग होगा, सबकी डेथ का टाइमिंग अलग अलग होगा। तो सबके इस डेथ की टाइमिंग के बाद में, डेथ के बाद में इन सारी चीजों का डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन डिकम्पोजिशन का टाइमिंग किस पर डिपेंड करेगा? किसकी डेथ पहले होती है। तो इस तरह इस चेन में आप देख रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं, एक वेजिटेबल को बहुत से ऑर्गेनिज्म एज अ फूड मटेरियल अपटेक कर रहे हैं। मतलब कि इस ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन में है वो एक दिशीय नहीं बहुदिशीय हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है फूड वेब। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। इसके बाद में फूड वेब का जो डिटेल है वो हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में, ठीक है? सब लोग कैमरा ऑन कर ले बेटा, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है।